everyone, good morning to all and welcome back on your channel Grow Together and welcome in the series of the IPMET previous year questions. So students, अगर आप लोग IPMET एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड वंस यू कवर्ड योर सिलेबस तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करने चाहिए बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमेशा बोलती हूँ कि उनका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है बिकॉज आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आपका प्रिपरेशन जो चल रहा है वो किस लेवल तक पहुंचा है एंड आपने किस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या वो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं या नहीं। सो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है आईपीमेट इंदौर के लिए या फिर आईपीएम रोहतक के लिए या फिर जिपमैट के लिए। आई ऑलरेडी कवर्ड द जिपमैट 2021 क्वांट सेक्शन, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस आईपीमेट इंदौर 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन फॉर द क्वांट सेक्शन और क्वांट में आपका शॉर्ट आंसर्स बिकॉज एज यू नो कि आईपीमेट इंदौर में रीजनिंग सेक्शन नहीं होता, देयर आर टोटल 3 सेक्शंस, आउट ऑफ 3 2 सेक्शंस आपके क्वांट सेक्शन के होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट आंसर, सेकंड होता है आपका एमसीक्यू एंड देन आपका वर्बल एबिलिटी आता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to 10। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ठीक है, कि हम लोग अपने क्वेश्चंस को कैसे ट्रिकी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड भी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड भी, ठीक है। चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 2021 में पूछा गया था। मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस आपका 2021 में दे रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सिलेबस वाज द सेम, सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिलेबस वाज द सेम बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हाफ हो गए थे। शॉर्ट आंसर्स में अगर टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे तो दिस टाइम दे आस्क ओनली 10 क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू में अगर आपके पास 40 क्वेश्चंस पूछने थे तो दे आस्क ओनली 20 क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर्स में आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस थे इन 2021 एंड दे आर द गुड क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 1890 130 into 170 and are not divisible by 45। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स, ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो आपके इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं बट आर नॉट डिविजिबल बाय 45, वो आपके 45 के डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करो, आपके पास ये जो नंबर दिया हुआ है इसके टोटल फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। 1890 इंटू 130 इंटू 170 के जब आप टोटल फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो आपको वो नंबर्स मिलेंगे जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उन फैक्टर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो आपका 45 से डिविजिबल हो। दैट मींस 45 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे आप उन सबको सबट्रैक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे बच्चे लॉजिक तो समझ में आ गया, मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे करना क्या है। फर्स्ट आपका जो नंबर गिवन है उसके फैक्टर फाइंड आउट करने एंड उसमें से जितने भी 45 के मल्टीपल्स होंगे बिकॉज डिविजिबल बाय 45, तो 45 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सबको सबट्रैक्ट करना है। लॉजिक क्लियर है? तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले हम उसका लॉजिक बनाते हैं, पहले हम उसका सोचते हैं ओके ये हमें करना है एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना होगा इनके फैक्टर्स को। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास 1890 है, पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ 9। अगर आप मान लो डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हो तो पहले इसको छोटे नंबर में ब्रेक कर लो। 9 इंटू 2 10 हो जाएगा एंड 130 तो आपके पास में 13 इंटू 10 है, 10 का मतलब है 5 इंटू 2, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है आपके पास में यहाँ पे 170। तो 170 में आपके पास 17 आपके पास एक प्राइम नंबर है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा एंड 10 के पास में आपके बनेगा 2 इंटू 5, राइट। एंड 1890 में भी आपके पास 10 है तो यहां से भी आपके पास में क्या बन जाएगा 5 इंटू 2। तो बच्चे यहां से भी 10 है तो 5 इंटू 2 बिकॉज यू नो जब आप लोगों को फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं तो बेस आपका प्राइम होना चाहिए। तो कौन कौन सा बेस है? एक तो हमारे पास 13 पावर 1 है, ठीक है। सेकंड हमारे पास में यहाँ पे 17 पावर 1 है, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे 17 पावर 1 है। फिर अब हम यहाँ पे 2 देखें, 9 इंटू 210 में 2 नहीं है, एक 2 आपका पास यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे एंड 10 का 2 यहाँ पे। तो यहाँ पर टोटल 2 का पावर बन जाएगा आपके पास में 2 क्यूब, राइट। एंड 5 के कितनी पावर हो जाएगी? यहाँ पे एक 5 है, 5 5 तो 5 पावर भी आपके पास क्यूब हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं,
7 इंटू 3, तो 21 में 7 भी है आपके पास, तो 7 पावर 1 आ जाएगा। एंड 9 इंटू 3 27, तो 27 का मतलब है 3 क्यूब। तो बच्चे जब भी हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो बेस है वो प्राइम होना चाहिए। अब जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, आई होप आप लोगों ने फैक्टर फाइंड आउट करने का कंसेप्ट ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो पावर +1, तो पावर 3 है एंड +1 4 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे पावर 1 है तो इन +1 करेंगे 2, क्योंकि जब हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो पावर +1 सब में पावर +1 करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 + 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 3 + 1 यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, एंड हियर 7 पावर 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। देखो कितना इजी मल्टीप्लीकेशन है, सारी ही वैल्यू 2 के उसमें है। 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 2 इज 128 एंड 128 इंटू 4 करेंगे। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत बार जब आपको शॉर्ट कैलकुलेशन भी बताती हूँ तो मैंने आपसे बोला है कि 2 पावर 12 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो 3 पावर तो यहाँ पे एंड 2 2 2 6 पावर यहाँ पे, तो 2 पावर 9 एंड 2 पावर 9 का वैल्यू होगा आपके पास में 512। सो टोटल 512 फैक्टर हो गए। लेकिन अब आपको इसमें से फाइंड आउट करना है जो आपके डिविजिबल है 45, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैम ये कैसे करेंगे? तो बच्चे आप पहले जो आपको गिवन नंबर है ना उसमें से आप पहले 45 निकाल लो। तो 45 अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो 9 तो आपके पास ये है ही, इनटू और 210 में से हम 5 भी ले लेंगे तो 45 बचेगा। तो बाकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मैंने 5 लिया तो 21 इंटू 2, यहाँ पे बचा आपके पास 42, तो मैं इसको 3 इंटू 7 ले लेती हूँ इंटू 2, राइट। फिर यहाँ पे आपके पास 9 इंटू 5 तो था ही, ये बचेगा आपके पास 30। यहाँ पे 2 पावर 1 2 पावर, तो यहाँ पे 2 पावर 3 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली साथ साथ में लिखती हुई चलती हूँ। फिर उसके बाद में आपके पास 5 पावर 1 5 पावर 1, तो 5 पावर 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास 17 पावर 1 हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, मैंने 9 इंटू 5 45 को लिख लिया यहाँ पे, और 45 के बाद जो भी आपके पास प्राइम बेस बचे हुए उसको मैंने यहाँ पे लिखा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 45 को हटा लेती हूँ तो आपके पास में जो भी बाकी के नंबर्स हैं, क्योंकि 45 किसी के भी साथ जाएगा, चाहे वो 3 के साथ जाए, 7 के साथ जाए, 2 के साथ जाए, वो सब आपके 45 के मल्टीपल्स होंगे। तो आप 9 इंटू 5 45 को साइड में रख के ये जो आपके बाकी के नंबर्स है इनके फैक्टर फाइंड आउट कर दीजिए कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 1 पावर 1 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपके पास 2 हो जाएगा, 3 + 1 यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा, फिर 13 + 1 13 पावर 1, तो यहाँ भी आपके पास 2 हो जाएगा। ये 5 पावर 2 है, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू जाएगी 3 एंड 17 पावर 1 है, तो पावर 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 32 इंटू 2 64 एंड 64 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 4 12 3 6 18 एंड 1 इज 19। तो टोटल 45 के कितने मल्टीपल्स हैं? 192। क्योंकि यहाँ पे आप हर एक कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करोगे तो वो सारे फैक्टर्स आएंगे एंड इनटू 45 करोगे तो वो सारी वैल्यूज आपके 45 का मल्टीपल होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये हमारा फैक्टर के कंसेप्ट का। तो मैंने पहले 45 साइड में रख लिया, बाकी की जो वैल्यूज बची वो हमारी सारी वैल्यूज 45 के मल्टीपल्स में आएंगी। तो बस अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 512 में से ये आपके जो 45 के मल्टीपल्स है इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर बनेगा 320। So there are total 320 number of positive integers जो आपके इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं एंड वो आपके 45 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 45 के जितने भी डिविजिबल थे वो मैंने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिए। सो आंसर हो जाएगा, पहले शॉर्ट आंसर का आंसर विल बी 320। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया। मेन चीज है पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाओ। चलिए तो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगर आपको एक बार फिर से समझना है आप रिप्ले कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा सीरीज एंड सीक्वेंस के कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया हुआ है। द सम अप टू 10 टर्म्स। मैं आपको बताऊं कि जनरली जो आपका आईपी मेट इंडोर का एग्जाम होता है ना वो कैट से ज्यादा अच्छे लेवल का होता है। तो द सम अप टू 10 टर्म्स, बट उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। मैंने आईपी मेट इंडोर की पास्ट ईयर्स की कट ऑफ डिस्कस की हुई है, अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करो, वहां पे आपको आईपी मेट इंडोर के
टॉपिक्स क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एंड उसकी पास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई है, एंड पर टॉपिक आपसे कितने क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, वो सब मैंने वीडियोस में बनाया हुआ है, आप एक बार जाके प्लीज चेक करिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है और कट ऑफ कितना गया है। कैटेगरी वाइज, यस कैटेगरी वाइज मैंने वहां पे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम अप टू 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है, क्योंकि अगर आप इसको मैनुअली करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, आपका पूरा टाइम सिर्फ इसी में वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिया 1 into 3, 5 into 7, 9 into 11 एंड सो ऑन, एंड आपको ये सारी टर्म्स का समेशन बताना है अप टू 10 टर्म्स। तो मैंने सोचा कि मैम अगर मैं कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करूं यहाँ पे, तो बच्चे पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि ये 1 है ये 3 है, तो आप ध्यान से देखो, आप पहले खुद से सोचोगे कि क्या पैटर्न बना सकते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पे 2n-1 करती हूँ एंड 2n+1 करती हूँ, तो आप देखो, अगर आप n की वैल्यू को 1 रखो तो 2 - 1 1, n की वैल्यू को 1 रखा तो 2 + 1 3 आ गया। अब आप सेकंड वाले में n की वैल्यू को 2 नहीं, n की वैल्यू को 3 रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑड टर्म्स लूंगी। तो n की वैल्यू को आप 1 रखिए, 3 रखिए, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से आपको जाना है। एंड जब हम 10 टर्म्स में जाएंगे तो लास्ट वाली वैल्यू n की वैल्यू आपको रखनी होगी 19, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। तो जब आप n की वैल्यू 19 रखोगे तब आपको 10 वाली टर्म मिलेगी। करेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना होता कि 10 टर्म्स क्या है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू को 19 रखते, क्योंकि ऑड टर्म्स हम जब फाइंड आउट करें तो n की वैल्यू 19 पे आपका 10th वाली टर्म आएगी। बताया ना मैंने, पहली वैल्यू 1 पे आएगी, दूसरी 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, इस तरीके से आपको जाना है। तो व्हेन आई पुट n इक्वल टू 19, तब आपको 10th वाला टर्म मिलेगा। लेकिन आपको 10 वाला टर्म नहीं फाइंड आउट करना, आपको टोटल 10 टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना है। तो समेशन के लिए बच्चे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सिग्मा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपके पास में 2a - b a + b, तो ये बनेगा 4n² - 1। अब आप इसको सॉल्व करें, 4 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा n² - n। अब यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है कि समेशन ऑफ द n स्क्वायर, बट दिस इज द समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ n, या फिर स्क्वायर ऑफ n ओड टर्म्स। यहाँ पे n 1 2 3 नहीं है, दिस इज नॉट द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल टर्म्स, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द ओड टर्म्स। तो 1² + 3², क्योंकि 1 की वैल्यू n की वैल्यू तो हम ये वाली पुट कर रहे हैं ना ऐसे, ठीक है, 1 n की वैल्यू तो हम ये डाल रहे हैं, 1², 3², 5²। एंड अगर आपको इसका समेशन फाइंड आउट करना है, स्क्वायर ऑफ द n नेचुरल ओड नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n × 4n² - 1 डिवाइडेड बाई 3, n × 4n² - 1 डिवाइड बाई 3। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा n × 4n² - 1 एंड डिवाइडेड बाई 3। एंड यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 1 है टोटल 10 टर्म्स तक जाना है, तो 1 1 10 टाइम्स आएगा, तो -10 हो जाएगा। अब मेन लॉजिक ये है कि यहाँ पे मैम हम n की वैल्यू को 19 रखेंगे या 10 रखेंगे। बच्चे 19 इस वाले में था, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो n होगा आपके यहाँ पे, जो n होता है वो होता है टोटल ऑड टर्म्स कितनी है। बट जब हम यहाँ पे 1 3 5 7 टोटल 10 टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उनका समेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे 10 लेनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, 10 का स्क्वायर 100 × 4 400 - 1 हो जाएगा आपके पास में 399 एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये बन जाएगा आपके पास 10। इसको सॉल्व कीजिए तो 133 एंड 133 × 10 1330 × 4 करोगे तो 4 3 12 4 3 12 और 1 is 13 4 1 5 3 2 0 -10 कर दीजिए तो आपका आंसर बनेगा 5310। 5310। तो बहुत प्यारा लॉजिकल क्वेश्चन था। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे सबसे पहले बच्चे पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि आपके पास पैटर्न क्या है। तो पैटर्न वाज द 20 - 1 20 + 1, बट n वाज द ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अगर आपको 10th टर्म फाइंड आउट करनी होती तो आप यहाँ पे n की वैल्यू को 19 रख देते। फिर जब मैंने इसको देखा बट आपको समेशन फाइंड आउट करना है तो 4n² - 1 में आपने सिग्मा यूज किया।
सिग्मा मतलब समेशन, सो n इज द ओड टर्म्स 1 3 5 7। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ फर्स्ट n ओड स्क्वायर्स ऑफ द n ओड नंबर्स। अगर आपके पास n ओड नंबर्स है उनके स्क्वायर का समेशन, तो आपके पास टोटल 10 है, तो n की वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू 4 n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3। n की वैल्यू को आप 10 पुट करेंगे और यहाँ पे 1 आप बोलेंगे मैम -1 है, बट -1 10 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि हर एक में -1 क्योंकि आप सम अप टू द 10 टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो n की वैल्यू -10 हो जाएगी। जब आप यहाँ पे n की वैल्यू को 10 पुट करोगे यू विल गेट द आंसर 5310। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छे से समझिए इस टाइप के क्वेश्चंस को, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका सीक्वेंस सीरीज से टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जनरली हमारे इजी होते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, इट इज गिवन दैट द सीक्वेंस सेटिस्फाई x1 की वैल्यू बच्चे आपको 0 दी हुई है, ठीक है, x1 की वैल्यू आपको 0 दी है, फिर एक सीक्वेंस दिया है कि xn+1 इक्वल टू xn प्लस दिस एंड n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, और आपको x31 बताना है। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 31 तक मैन्युअली कैलकुलेट करके जाएंगे, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न देख लेते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में आप 2-3 वैल्यू निकाल लीजिए, आपको वहां से पैटर्न मिल जाएगा। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को बच्चे पहले, क्योंकि n 1 2 3 है एंड x1 की वैल्यू आपको दी है, तो अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू xn मतलब x1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास में 1 है, प्लस आएगा आपके पास 2 एंड रूट ऑफ 1 + x1। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है आपके पास में 0, ठीक है। x1 की वैल्यू मैं पहले यहाँ पे x1 की फॉर्म में ही लिख देती हूँ। तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, x1 की वैल्यू आपके पास 0 थी, +1 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में +2 रूट ऑफ x1 की वैल्यू 0, तो ये 2 ही आएगा, तो यहां से ये वैल्यू मिली आपको 3। सिमिलरली आपको x3 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो x3 मतलब n की वैल्यू को 2 पुट करना पड़ेगा। अगर आप n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x2 का वैल्यू आपके पास 3, यहाँ पे आएगा आपके पास +1, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड रूट ऑफ 1 + 3, क्योंकि 1 + x2 तो 1 + 3 इज 4, तो 3 + 1 4 एंड यहाँ से 2 × 2 4, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 8। तो 0 बना, 3 बना, 8 बना। एक वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो x4 का मतलब है हियर यू विल पुट n = 3, तो x3 का वैल्यू आएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में बच्चे +1 एंड ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1 + x3, 1 + 8 इज 9, तो वैल्यू क्या बनेगी, 8 + 1 9 और 3 × 2 6, तो 9 + 6 बन रहा है आपके पास 15। तो यहाँ पे जो एक पैटर्न, एक जो सीरीज बनी वो क्या है, 0 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 15 है एंड सो ऑन। तो यहाँ आप यहाँ पे पैटर्न देखिए 0 3 8 15, तो बच्चे 0 क्या है, 0 आपके पास में 1 स्क्वायर माइनस 1 है, 3 आपके पास में क्या है, 3 आपके पास में 2 स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हो, 8 क्या है, 8 आपके पास 3 स्क्वायर माइनस 1 है, 15 आपके पास क्या है, 15 आपके पास 4 स्क्वायर माइनस 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे पैटर्न हो रहा है n स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट टर्म में तो n की वैल्यू 1, सेकंड टर्म में तो n की वैल्यू 2, और आपको x31 बताना है, तो x31 का मतलब है n की वैल्यू आपको 31 पुट करनी है, तो 31 का स्क्वायर माइनस 1, 31 का स्क्वायर होता है 961, -1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 960। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आप पहले यहाँ पे 1 2 3 3 4 वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इजीली आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। जब आपको पैटर्न मिल जाएगा तो उसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन भी समहाउ आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट से था, ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट से था, लेकिन आप इस टाइप में पैटर्न तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे व्हेन यू डिड द सफिशिएंट क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बट इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका समहाउ मैं बोल सकती हूँ कि ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशंस एंड ज्योमेट्री का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 5 पैरेलल लाइंस ऑन द प्लेन
and on the same plane there are n other lines that are perpendicular to the 5 parallel lines. If the number of distinct rectangles formed by these two lines is 360, what is the value of n? बच्चे रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है? बेसिकली रेक्टेंगल में आपके पास टू लाइंस होती है पैरेलल, मतलब ऐसे होंगी, और दो लाइन ऐसे पैरेलल होंगी, राइट? दो लाइन आपके पैरेलल होंगे, दो लाइन आपके परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू हैव द m पैरेलल लाइन, उसमें से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन लीजिए, एंड अगर आपके पास n अदर परपेंडिकुलर लाइन है, उनमें से दो का कॉम्बिनेशन लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कि आपके पास टोटल कितने रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आपके पास m पैरेलल लाइन है, अदर प्लेन पे n परपेंडिकुलर लाइन है, तो mc2 इंटू nc2 टोटल मिलेगा आपके पास नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो पहले m की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5c2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है c2, एंड टोटल लाइंस है, और हाँ परपेंडिकुलर टू द अदर, तो टोटल जो आपके रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं वो 360। तो यहां से आपको सॉल्व करके n की वैल्यू बतानी है। 5c2 की वैल्यू बच्चे 10 होती है। आई होप आप लोगों ने पीएनसी में एनसीआर तो सॉल्व करना सीखा है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने ये सॉल्व किया। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो 5c2 की वैल्यू 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। nc2 को आप सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 36। आप इसको सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ n इंटू n माइनस 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल तक। क्यों मैं यहां तक गई? बिकॉज आपके पास डिनोमिनेटर में n माइनस 2 फैक्टोरियल है। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इक्वल टू 36। तो ये बना आपके पास n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 2 चला जाएगा 36 के पास 72। डोंट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट इजीली यू कैन इजीली फाइंड आउट कि मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूं कि आपका प्रोडक्ट 72 बने। तो n इंटू n माइनस 1 72, तो अगर आप n की वैल्यू को 9 रखते हो तो 9 इंटू 8 बन जाएगा 72। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू आपके पास 9 है। So n others line, तो 9 other line that are perpendicular to the 5 parallel lines। अगर आपके पास वो perpendicular 9 lines है, तब आपके पास टोटल 360 रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, आपके डायरेक्ट इस कंसेप्ट पे था, mc2 इंटू nc2 आर द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इफ m आर द पैरेलल लाइंस, और उन पैरेलल लाइंस में n परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे आप एक बार रीड कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो, नहीं तो मैं रीड करती हूँ आपके लिए। There are two taps T1 and T2 at the bottom of a water tank, either or both of which may be open to empty the water tank, each at a constant rate. Okay. If T1 is open, keeping T1 closed, the water tank initially जो full था become empty in half an hour. If both T1 and T2 are kept open, the water tank becomes empty in 20 minutes. Then the time it takes for the water tank initially full to become empty if T2 is open while T1 is closed. तो basically question ये कहना चाह रहा है कि आपके पास दो टैप है, अगर आप वहां पे T2 को क्लोज करते हो और T1 से अगर आप एम्प्टी करना स्टार्ट करते हो, तो आपका यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला इच एट अ कांस्टेंट रेट, इफ T1 इज ओपन कीपिंग T1 क्लोज्ड, तो जब हम T1 से एम्प्टी करना स्टार्ट कर देते हैं तो टैंक को 30 मिनट्स में एम्प्टी कर देता है। अगर हम दोनों जो आपके पास एम्प्टी वाले पाइप हैं T1 एंड T2, दोनों को अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका 20 मिनट्स में एम्प्टी हो जाता है। तो आपको बताना है अगर सिर्फ मैं T2 से एम्प्टी करती हूँ तो कितनी देर में आपका जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो ये आपका पाइप एंड सिस्टम का सिंपल सा एक कंसेप्ट है बच्चे। अगर आप T1 अगर हम देखें तो T1 30 मिनट्स में पूरे टैंक को एम्प्टी कर सकता है। अगर मैं T1 और T2 इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, तो यहाँ पे दोनों पाइप आपके टैंक को एम्प्टी कर सकते हैं इन 20 मिनट्स। आपको फाइंड आउट करना है कि T2 कितना टाइम लेगा। सो आपको सिंपली सिर्फ T2 का एफिशिएंसी चाहिए। आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम 60, T1 की एफिशिएंसी 2 एंड T2 की एफिशिएंसी 3। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि T2 का एफिशिएंसी 1 है। सो इफ द टोटल वर्क इज 60 यूनिट, T2 का एफिशिएंसी 1, तो अगर आप T2 से वर्क कराते हो, T2 पाइप को ओपन करते हो, तो वो 60 मिनट्स में आपके टैंक को पूरा खाली कर देगा। ठीक है, तो ये तो मतलब इन पांचों क्वेश्चन में सबसे इजी वाला क्वेश्चन था। तो अगर मैं रैंकिंग दूं तो 5 पहले, 4
4 उसके बाद एंड बाकी के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस द टोटल 5 क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। आपको डायरेक्ट 12th के बाद अगर IIM इंदौर में जाना है या IIMS में अगर आपको जाना है, इधर इंदौर, रोहतक, रांची, क्योंकि आपका इंदौर का स्कोर रांची भी एक्सेप्ट करता है, निरमा भी एक्सेप्ट करता है, तो काफी सारे कॉलेजेस हैं, नालसर एक्सेप्ट करता है, IFT काकीनाडा एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप IFT IPMET इंदौर में अगर अच्छा स्कोर करते हो तो आपके पास बहुत सारे गेट ओपन हो जाएंगे IIMs के और अदर टॉप यूनिवर्सिटीज के, टॉप 20 स्कूल्स के, जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।